Hello students, good morning. Myself Vivek Pandey. I am your physics teacher and physics faculty at neetprep.com. तो आज का जो लेक्चर है वो थर्मोडायनामिक्स के माइंड मैप के ऊपर है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिलेट करेंगे थ्रू अ स्मॉल माइंड मैप। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में किस टॉपिक से कहाँ से इस चैप्टर में क्वेश्चंस आए हैं। इम्पॉर्टेंस वाइज का अगर मैं कहूँ तो बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और लगभग दो तीन क्वेश्चंस आए हैं। सिर्फ लास्ट ईयर 2019 में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनने थर्मोडायनामिक्स को एज अ होल, चाहे वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो केटीजी हो, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स हो, बहुत कम वेटेज दिया था। तो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली इस चैप्टर से आप हमेशा 3 या 2 क्वेश्चन देखेंगे पुराने पेपरों में। तो ये तो वेरिएशंस है, ये तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, वो कैसा कहाँ से चूज़ करता है। बट अगर मैं ओवरऑल इम्पॉर्टेंस की बात करूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस चैप्टर रिप्रेजेंट्स अ थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। तो इस चैप्टर से एक अच्छा चंक ऑफ क्वेश्चन आना बनता है। तो आइए देखते हैं। काफ़ी आसान चैप्टर है बच्चों, जैसा मैंने कहा कि जैसे आपका मॉडर्न फिजिक्स है क्लास 12th में, वैसे ही क्लास 11th में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। तो बाकी के आप अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। आइए अब थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर आखिर मेन थीम क्या है और उससे किस तरह से टॉपिक्स बाहर निकले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। That is Q is equal to W plus delta U, dQ is equal to dW plus du। तो आप देखेंगे इस पूरी की पूरी कहानी में जो मेन किरदार है वो फर्स्ट लॉ का ही है। अब एक एक करके इस फर्स्ट लॉ के हम एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इसी के अंदर आप जीरोथ लॉ भी पढ़ते हो, इसी के अंदर आप डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स, सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, प्रोसेस, ये बेसिक टर्म्स भी पढ़ते हो। लेकिन अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो माइंड मैप के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ के अंदर जो सबसे पहला टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले, वो इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू को F/2 NR डेल्टा टी भी लिखते हैं और NCV डेल्टा टी भी लिखते हैं। और वहीं आप DU को F/2 NR DT भी लिखते हो। ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जो डिफरेंट गैसेस के लिए, मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, पॉली के लिए, पॉली नॉन लीनियर के लिए 6 होती है। तो ये इसका पहला टर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स DU। चाहे कुछ भी प्रोसेस हो, DU को तो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब है, प्रोसेस के इंडिपेंडेंट होता ही है। देन इसमें जो दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वर्क डन, वर्क। तो वर्क के अलग अलग फॉर्मूले, इंटीग्रल, ये इन जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रल PdV। जैसे मैकेनिकल वर्क होता है वहीं FdX, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख दिया, एरिया इंटू DX dV बन गया, तो ये PdV हो गया। मतलब हमने क्या किया, FdX में F को प्रेशर इंटू एरिया लिखा था, एरिया इंटू DX को मल्टीप्लाई करके dV बना दिया था। फिर आपने इस वर्क डन को डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए लिखा था, P delta V for isobaric process, nRT ln V2 by V1 for isothermal process, P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus 1 for polynomial process। तो इस तरह से आपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इस वर्क डन को लिखा था। यही नहीं, आपने एरिया अंडर PV डायग्राम भी, PV डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है इससे भी आपने वर्क डन के एक्सप्रेशन को लिखा था कि एरिया अंडर PV डायग्राम इज वर्क डन। तो ये फर्स्ट लॉ का सेकंड टर्म है, वर्क। फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस यू राइट, यू हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द वर्क डन। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 भी होता है, तो वो आ गया यहाँ पे। नाउ आपने डेल्टा यू लिख लिया, W लिख लिया, जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो जो आपको टर्म मिलेगा वो मिलता है Q, हीट सप्लाइड।
अब इस क्यू से क्या होता है बच्चों, इस क्यू से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले इस क्यू से हम लोग डिफाइन करते हैं C विच इज़ डी क्यू बाय एन डी टी मोलार हीट कैपेसिटी। तो जैसे हमने स्पेसिफिक हीट डिफाइन की थी सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, वैसे यहाँ पे इस क्यू से ही ये C डिफाइन हो जाता है डी क्यू बाय एन डी टी। आप यहाँ से भी लिख सकते हो इसको Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अब डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट मोलार हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि मोलार हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है और टाइप ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। तो वो यहाँ पे CP, CV, CN एक्सेट्रा डिफरेंट फार्मूले आपके आ जाते हैं। CP CV तो आपको पता होगी। ये CN वाला जो रिलेशन है, CN पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए दैट इज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N। ये एक अच्छा सा फार्मूला याद करने वाली चीज़ रहती है। ठीक है बच्चों, फिर इस क्यू से हम लोग रिलेट करते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर कोई भी हीट सप्लाई ना की जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं। यहाँ पे आपका एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाता है, और इस एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन आप लिखते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये गामा जो होता है CP बाय CV होता है। ये एडियाबैटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। फिर एडियाबैटिक PV डायग्राम, ऑफ आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक। ठीक है बच्चों, और इन्हीं प्रोसेस के अंदर ये जब हम वर्क डन पढ़ते हैं तब यहीं पे ही हम लोग PV डायग्राम्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। PV डायग्राम्स, उनके स्लोप, PV खासकर PV डायग्राम का स्लोप dP बाई dV, और फिर यहीं से बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट B इज इक्वल टू माइनस V टाइम्स dP बाई dV। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। PV डायग्राम में डिफरेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग PV डायग्राम है, उनका इंटर कन्वर्जन वो सब यहाँ पे आ जाएगा। PV का मतलब PV, PT, VT एंड देयर इंटर कन्वर्जन्स। एंड फाइनली तो ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ के अंदर 3 टर्म थे, इन 3 को कंबाइन कर देते हैं फर्स्ट लॉ बन जाता है, और हर एक टर्म को हमने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। इनको जोड़ने वाली जो चीज़ है वो फर्स्ट लॉ है। फिर फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद हम इस फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 2 चीज़ों में, एक तो हीट इंजन और दूसरा रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन के अंदर फिर आप एफिशिएंसी पढ़ते हो, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, और यहाँ पे आप पढ़ते हो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और फिर बाद में इन्हीं दोनों की मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हो कार्नोट साइकिल, जिसमें ये दोनों एक्सप्रेशन T के टर्म्स में आ जाते हैं। दैट इज दिस वुड बिकम T2 अपॉन T1 माइनस T2, और ये आपका बन जाता है 1 माइनस T2 बाय T1। और कार्नोट साइकिल से ही फिर बच्चों यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। फिर यहीं से आप इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग। इंट्रोपी ds इज इक्वल टू dQ बाई टी। बस, तो ये है बच्चों हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की कहानी।
मेन इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ के अंदर 3 टर्म हैं, इन तीनों टर्म को डिफरेंट इस तरह से पढ़ा जाता है, ये डेल्टा यू को, फिर डब्ल्यू को, फिर क्यू के अंदर हीट कैपेसिटी जुड़ गई और क्यू से ही एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड देन इसी लॉ को जब हमने ये तीनों टर्म पढ़ लिए, सीख लिया हमने कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी गैस का बिहेवियर पढ़ लिया कि उसको जब हम एनर्जी देते हैं तो किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से एक्सपेंड होती है, कंप्रेस होती है, मैकेनिकल वर्क करती है। फिर उसी चीज़ को हमने अप्लाई किया हीट इंजन में और रेफ्रिजरेटर में, इनकी एफिशिएंसी लिखी। इनकी एफिशिएंसी के ऊपर हमने देखा एक लिमिट आती है, उस लिमिट को ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। फिर हमने वहाँ पर एक नया टर्म डिफाइन किया, एंट्रोपी, और उस लिमिट को लगाने के बाद हमें इनएफिशिएंसी की ये जो कार्नोट साइकिल और ये जो हीट इंजन और जो रेफ्रिजरेटर है, इनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है बाय रिप्लेसिंग Q1 एंड Q2 विथ T1 एंड T2। सो दिस इज़ बच्चों दी माइंड मैप फॉर थर्मोडायनामिक्स। अब मैं इसमें साइड में हट जाता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं।